Good morning, all. I'm Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today we'll discuss about social and political thought of Subhash Chandra Bose. देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक और सामाजिक विचारों के बारे में आज हम बात करेंगे। उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों के बारे में बात करने से पहले हम उनका थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी, जैसा कि हम सभी को पता है, भारत के एक महान सपूत और राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उनके बलिदान के कारण ही जनता ने उनको नेताजी की उपाधि भी दी थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कोलोडेलिया नामक गांव में हुआ था, जो वेस्ट बंगाल के 24 परगना नाम के ज़िले में पड़ता है। उनके पिता का नाम जानकी दास बोस था, जो उड़ीसा के एक बहुत ही फेमस एडवोकेट थे। 1919 में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश किया, जहां से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की, और 1921 में उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने आईसीएस, उस समय आईएएस की बजाय आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, उनसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 24 वर्ष की आयु में ही वो राजनीति में कूद पड़े थे। उस समय पर गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, उसकी गति से बहुत ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस जी ज़्यादा खुश नहीं थे और वो भावी कार्यक्रम तैयार करने में स्वयं ही लग गए। उसके बाद चित्तरंजन दास के रूप में उन्हें एक बहुत अच्छे योग्य नेता से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। सुभाष जी की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें अंग्रेज़ी सरकार ने गिरफ्तार करके 1925 में मांडले जेल में, जो आजकल जिसको बर्मा में है, उसमें भेज दिया गया था। कुल मिलाकर वो अपने जीवन काल में उन्होंने 8 वर्ष जो है जेल में बिताए। 10 बार उनको जेल जाना पड़ा था। अगर सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक दार्शनिक होने की बात करें तो वो बहुत राजनीतिक दार्शनिक या सिद्धांतकार नहीं थे, लेकिन वे एक प्रबल कर्म थे। उनको आंदोलनकारी, प्रचारक और संघर्षकर्ता और क्रांतिकारी नेता के रूप में जाना जाता है। उनको कहीं पर भी कभी भी समझौतावादी रवैया पसंद नहीं था, क्योंकि वो प्रवृत्ति से ही बहुत विरोधी थे। इसी वजह से उनको गांधी जी की जो नीतियां थी वह भी पसंद नहीं थी। जबकि सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सहयोग तो दिया और इसकी वजह से वो जेल भी गए, लेकिन फिर भी उनकी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में निष्ठा नहीं थी। जब लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो उस समय गांधी जी ने जो नरम रवैया अपनाया उसकी भी उन्होंने बहुत कड़ी निंदा की। और जब 1934 में गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बड़े ही दुख भरे शब्दों में कहा था, आक्रोश के साथ कहा था कि हमारा यह स्पष्ट मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। कारावास में सुभाष चंद्र बोस जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो जिसकी वजह से यूरोप सरकार ने उनको यूरोप जाकर अपनी ट्रीटमेंट कराने की अनुमति दे दी थी। जब यूरोप में सुभाष चंद्र बोस जी अपने ट्रीटमेंट के लिए गए, तो उनके बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनके सबके सामने उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में डिस्कस किया। जब वो वापस भारत में लौटे, तो 1938 में उनको हरिपुर जो कांग्रेस का सभापति निर्वाचित कर दिया गया। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का उनसे बहुत ज़्यादा मतभेद रहा, और जब उनका मतभेद 1939 में जब उनके प्रति जो मतभेद था वो पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तो उन्होंने फिर भी पहुंच गया था, लेकिन जब विरोध इतना बढ़ गया तो उन्होंने स्वयं ही कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन किया था और जल्दी ही फॉरवर्ड ब्लॉक के झंडे के नीचे बहुत सारे नवयुवकों को उन्होंने एकत्रित कर लिया था और सरकार ने उन्हें इस वजह से नज़रबंद कर दिया उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर नज़रबंद करने के बाद उन्होंने सरकार को चेतावनी भरा पत्र लिखा था कि या तो मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा।
इस बात का निश्चय करना तो मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना चाहिए जिससे भारत स्वतंत्र और प्रतापी हो। अपने देशवासियों को मुझे यह कहना है कि भूलना मत कि दास्तां मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है, सबसे पहला पाप है। इस पत्र का सरकार पर बहुत अधिक असर पड़ा था और सरकार ने भयभीत होकर उनको मुक्त कर दिया था। जेल से मुक्त होते ही सुभाष चंद्र बोस जी फिर से जन आंदोलन को संगठित करने में लग गए और उन्होंने महायुद्ध का जब विस्फोट हुआ तो उन्होंने जनता को आह्वान किया और यह मांग रखी कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार है वह स्थापित की जाए जिससे गोरी सरकार अपनी शक्तियों को तुरंत ही भारतीयों को हस्तांतरित कर दे। और सुभाष चंद्र बोस जी के इन कामों से आतंकित होकर सरकार ने उनके मकान में ही नज़रबंद कर दिया था और उन पर कठोर पहरा बिठा दिया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए और काबुल, फ्रांस, रूस, जर्मनी होते हुए वो जापान पहुँचे। और इस समय भारत को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने जापान की सहायता से भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से सुभाष जी ने आज़ाद हिंद फौज अथवा जिसको हम कहेंगे इंडियन लिबरेशन आर्मी, भारतीय मुक्ति सेना का गठन किया। और उनके जो मुख्य नारे थे, जय हिंद, दिल्ली चलो और लाल किला हमारा है, ये उनके मुख्य नारे थे। सुभाष जी के सेनापतित्व में आज़ाद हिंद फौज ने फरवरी 1944 में 1944 में भारत पर नॉर्थ ईस्ट की ओर से आक्रमण किया, उत्तर पूर्व की ओर से, और बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी आसाम पर अधिकार कर लिया। किंतु आज़ाद हिंद फौज इम्फाल से आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि उधर जापान की बार बार हार होने लगी थी। और इस तरीके से सन 1945 में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1945 में जापान ने अणु बम की शक्ति के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। जापान के जो अधीन सभी क्षेत्र थे वो फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए और इस आधार पर सुभाष चंद्र बोस जी को टोक्यो भागना पड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि टोक्यो जाते हुए रास्ते में ही वायुयान की दुर्घटना में उनका देहांत हो गया 1945 में। तो ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई। अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की। देखिए, राजनीतिक विचारों से पहले हम उनके कुछ सामाजिक विचारों की बात करेंगे। उन्होंने जो सामाजिक विचार दिए हैं उनमें सबसे पहली बात आती है जाति प्रथा, जिसको हम कहेंगे कास्ट सिस्टम। सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय समाज में जो जाति प्रथा चली आ रही थी उसका उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। उनका जातीय शुद्धता में विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि जातियों के मिश्रण से जातियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्कि भारत की उन्नति का एक कारण यह है कि वहाँ पर विभिन्न जातियाँ आती जाती रहती थी और वहीं बस भी गई थी। इसलिए उनका मानना था कि जब विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करते रहेंगे तो नवीन विचार पैदा होंगे और जातियों को जीवन शक्ति प्रदान होगी। तो इसलिए उन्होंने कभी भी जाति प्रथा में विश्वास नहीं किया, बल्कि उनका जातियों के आपसी सहयोग में बहुत दृढ़ विश्वास था। और भारत की उन्नति के लिए उन्होंने कास्ट सिस्टम को कभी भी सही नहीं माना। उन्होंने सभी जातियों के समन्वय की बात की। इसके बाद बात आती है रिस्पेक्ट टू इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का आदर। सुभाष चंद्र बोस जी भारत की मिश्र संस्कृति को स्वीकृति प्रदान करते हैं। उनका कहना था कि पिछले जितने भी कम से कम 3000 वर्षों में भारत में नवीन विचार और नवीन संस्कृति वाले लोगों का पदार्पण हुआ है और ये सभी लोग भारत में बस गए, जिससे भारत में मिश्रित संस्कृति की शुरुआत हुई। उनके अनुसार भारत की प्रगति का मुख्य कारण मिश्रित संस्कृति है और वो कहते थे कि अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के बाद भी हम आधुनिक विश्व में रहने के योग्य हैं, क्योंकि हमने स्वयं को आधुनिक विश्व के अनुसार ढाल लिया है। तो इसलिए उन्होंने
भारत की प्राचीन संस्कृति पर उन्हें बहुत गर्व था। वो कहते थे कि आधुनिकता के आवेश में हम अपनी प्राचीनता को नहीं त्याग सकते, इसलिए उनका मानना था कि विश्व को देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, क्योंकि भारत दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में सभी देशों से आगे है। इसके बाद बात आती है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। उन्होंने नारी के उत्थान की भी बात की। वो हमेशा से ही नारी उत्थान पर बल देते थे। वे कहते थे कि जब तक नारियों का उत्थान नहीं होगा तब तक किसी भी देश का उत्थान नहीं हो सकता। कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता तब तक जिस देश में नारी का सम्मान ना हो, नारी का उत्थान ना हो। इसलिए उन्होंने नारी की सामर्थ्य पर उनका पूरा विश्वास था। वे कहते थे कि ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो कोई भी महिला ना कर सकती हो, इसलिए उनका महिलाओं की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। वे मानते थे कि नारियां देश के लिए कोई भी बलिदान दे सकती हैं और हर प्रकार का कष्ट सहन कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का शुरू से ही समर्थन किया। उनकी आज़ाद हिंद फौज में झांसी की रानी नाम की एक महिला रेजिमेंट भी थी, तो इसलिए उन्होंने हमेशा औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए समर्थन किया। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल थॉट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अब उनके हम राजनीतिक विचारों की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी की जो हम बात करते हैं तो वो शुरू से ही, जैसा हमने कहा है कि वो राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे बल्कि एक कर्मयोगी थे, और उनका राम स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष और रामकृष्ण परमहंस उन पर बहुत अधिक प्रभाव था। विवेकानंद जी के जीवन से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। विवेकानंद जी के जो बातें हैं उनको एक नई ऊर्जा प्रदान करती थी, तो इस आधार पर वो उनका जो सुभाष चंद्र बोस जी का थोथे आदर्शवाद के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं था, तो शुरू से ही वो एक यथार्थवादी थे। सामाजिक और राजनीतिक यथार्थवादी उनको कहेंगे। शुरू से ही उनका यथार्थवाद में विश्वास था। तो इस आधार पर हम उनकी जो राजनीतिक विचारों की बात करेंगे तो उनका पहला पॉइंट है फेथ इन पॉलिटिकल रियलिज्म। उनका राजनीतिक यथार्थवाद में विश्वास था। सुभाष चंद्र बोस जी राजनीतिक यथार्थवाद में गहरा विश्वास रखते थे। गांधी जी की भांति उन्होंने राजनीति के अध्यात्मीकरण की बात कभी भी नहीं की। उन्हें राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को मिलाना पसंद नहीं था, वो दोनों को अलग अलग रखना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी का धर्म और राजनीति का मिश्रण करना भी उनको पसंद नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति को राजनीति की तरह ही लिया, इसलिए उन्होंने कभी भी राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं देखा। उन्होंने हमेशा धर्म और राजनीति को अलग अलग करने की बात की। उन्होंने हमेशा गांधी जी का बहुत सम्मान किया और उन्हें वो राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गांधी जी की नीतियां पसंद नहीं थी। वे देश के लिए गांधी जी के जो परिश्रम है, भक्ति और दृढ़ शक्ति के सामने नतमस्तक भी थे, लेकिन वो गांधी जी के वर्ग समन्वय जिसमें क्लास कोऑपरेशन और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के वो बहुत बड़े आलोचक थे। उन्हें गांधी जी के रीति रिवाजों से बहुत अधिक चिढ़ थी, किंतु देश की आज़ादी के लिए वे गांधी जी की आवश्यकता को अनुभव करते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाषण में उन्होंने ये कहा भी था कि भारत गांधी जी को खोना नहीं चाहता और विशेषकर इस समय में हमें उनकी आवश्यकता है ताकि हमारा संघर्ष घृणा और द्वेष से मुक्त रहे। तो उन्होंने आज़ादी के लिए गांधी जी की आवश्यकता को हमेशा ही अनुभव किया, लेकिन वो गांधी जी की विनम्रता और गिड़गिड़ाने की नीति को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से हम बुलंद आवाज़ में अपने हक को मांगे, तो इसलिए उन्होंने हमेशा ही सशस्त्र संघर्ष की बात की। इसके बाद बात आती है एम ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वर्शिपर ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, जिसको हम कहेंगे पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। उन्होंने औपनिवेशिक जो स्वराज्य का प्रस्ताव था उसके वो पूर्ण रूप से विरोधी थे। इसलिए वे नेहरू रिपोर्ट जिसमें कांग्रेस के द्वारा औपनिवेशिक स्तर की मांग की गई थी उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने 1929 को जो कांग्रेस का प्रस्ताव था वो इसी शर्त पर उस पर साइन किए थे कि यदि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया तो अगले अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। और सुभाष जी की यह मनोकामना सन 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूरी हुई थी।
पूर्ण स्वाधीनता के लिए उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और अन्य नेताओं के साथ सुभाष जी भी जेल गए। लेकिन जब गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता किया तो उससे यह आंदोलन भंग हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी को इस पर बहुत ही बुरा लगा था। तो कांग्रेस की नीति से उनको बहुत निराशा हुई थी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत से बाहरी सैन्य संगठन किया। भारत से बाहर जाकर उन्होंने सेना को संगठित कर लिया और शस्त्र बल पर भारत को आज़ाद कराने का एक नया संघर्ष छेड़ा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जो पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य मानते थे। इसके बाद बात आती है डिसएग्रीमेंट विद गांधीयन पॉलिसी, गांधीवादी विचारों की आलोचना, या ये कहेंगे कि गांधीवादी विचारों के प्रति उनकी जो थी सहमति नहीं थी। सुभाष चंद्र जी के मन में महात्मा गांधी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, प्रेम था। उनकी नीतियों के सामने उनकी जो दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, परिश्रम और मेहनत, उनके आगे गांधी जी की सभी जो आदतें थी इनके सामने वो नतमस्तक भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको गांधी जी की बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, जबकि वो गांधी जी की सत्यनिष्ठा और चारित्रिक पवित्रता की प्रशंसा भी किया करते थे। और वो यह भी मानते थे कि कांग्रेस को मजबूत बनाने और जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए गांधी जी ने बहुत अधिक महान कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी वे गांधीवादी नहीं बन सके, क्योंकि उनका जो गांधी जी के विचारों और कार्य प्रणाली की उन्होंने कई आधारों पर आलोचना भी की थी। वो गांधी जी की नैतिक आदर्शवादी मानते थे। उनका विश्वास था कि राजनीतिक कार्य में सफलता के लिए सौदेबाजी की आवश्यकता है, और राजनीतिक समस्याओं के प्रति जो गांधी जी का दृष्टिकोण है बहुत ही नैतिक था। इसलिए वो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और रिएक्शनरी जो लीडर्स थे उनकी जो चालें और षड्यंत्र थे उनको समझने में गांधी जी शुरू से ही असफल रहे, ऐसा उनका मानना था। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि अहिंसात्मक, इसलिए उनका कहना था कि अहिंसात्मक सत्याग्रह से लोकतंत्र को उभारने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए अहिंसात्मक साधनों का भी सहारा लेना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने संपूर्ण भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का जब दावा किया था, इसलिए उन्होंने विभिन्न वर्गों की जो आपसी शत्रुता को कम करने के लिए सामाजिक सामंजस्य और मेल मिलाप का भी समर्थन किया। लेकिन गांधी जी की इन सभी बातों के बावजूद भी उनको गांधी जी की ये झुकने वाली नीतियाँ पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सामाजिक संघर्ष को आवश्यक माना। तो इसलिए गांधी जी की जो कार्य प्रणाली है उनकी उन्होंने आलोचना की है। नेक्स्ट बात आती है साइमल्टेनिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल्स, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष दोनों को साथ साथ चलाने की उन्होंने बात की है। सुभाष चंद्र बोस जी मानते थे कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता एक बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है, लेकिन यह तत्कालिक आवश्यकता है। लेकिन वो इस बात को भी समझते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष साथ साथ ही चलाना पड़ेगा। उनका मानना था कि जमींदारों तथा किसानों, पूंजीपतियों, मजदूरों और अमीरों गरीबों के आंतरिक सामाजिक संघर्ष को स्थगित नहीं किया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस जी राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक संघर्ष को साथ साथ चलाने के पक्ष में थे, और उनका मानना था कि जो दल भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा वही दल देश की जनता को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलाएगा। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी को विश्वास था कि भारत में जो वामपंथी शक्तियां हैं वह बढ़ेंगी। तो इसलिए उन्होंने श्रमिक वर्गों और किसानों की इच्छाओं और हितों का उन्होंने शुरू से ही समर्थन किया, और इसीलिए उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी उतनी ही ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद के समर्थक, उनको हम कह सकते हैं सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म भी कह सकते हैं। सुभाष जी ने कभी भी परंपरावादी मार्क्सवाद को पसंद नहीं किया, वो कभी भी मार्क्सवाद के अच्छे फॉलोअर नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आस्था
समाजवादी विचारधारा में थी। उन्होंने समाजवादी विचारधारा का शुरू से ही समर्थन किया। हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन के समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारी गरीबी, निरक्षरता और बीमारी के उन्मूलन तथा वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण से संबंधित समस्याओं का प्रभावकारी समाधान समाजवादी मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उनका कहना था कि दरिद्रता और निरक्षरता का उन्मूलन राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुख्य कार्य हैं। तो इसलिए उन्होंने सहकारी आंदोलन के प्रसार में भी विश्वास जताया और वो कृषि में वैज्ञानिक प्रणालियों के अपनाने के पक्ष में भी थे। हरिपुर के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने समाजवाद में अपनी आस्था व्यक्त स्पष्ट रूप से कर दी थी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि यद्यपि समाजवाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए तत्कालिक समस्या नहीं है, फिर भी समाजवादी प्रचार आवश्यक है जिससे स्वतंत्रता मिलने पर देश समाजवाद के लिए तैयार हो सके। तो इसलिए उन्होंने शुरू से ही समाजवाद का समर्थन किया। इसके बाद हम बात करेंगे एम्फेसिस ऑन नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का दृष्टिकोण या राष्ट्रीय एकता पर उनका जो उनका फोकस था, उन्होंने उस पर बहुत अधिक बल दिया था। तो राष्ट्रीय एकता पर उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि स्वतंत्र हो जाने पर यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं तो वास्तव में कठोर परिश्रम करना होगा। राष्ट्रीय एकता और संगठन को विकसित करने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता है, जैसा एक सामान्य भाषा, एक सामान्य वेशभूषा और सामान्य आहार इत्यादि। उनका मानना था कि वो कहते थे कि मेरे विचार से एकता की समस्या व्यापक रूप से एक मनोवैज्ञानिक समस्या है और लोगों को यह अनुभव कराने के लिए कि वो एक राष्ट्र के हैं शिक्षित करना होगा और लोगों को अभ्यास कराना होगा। तो ये उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में उनकी बात थी ये। तो उन्होंने किस तरीके से जो राष्ट्रीय एकता है उस पर बहुत अधिक फोकस किया था कि राष्ट्रीय एकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है पार्टी प्रोग्राम्स, जिसको हम कहेंगे दलीय कार्यक्रम। सुभाष चंद्र बोस जी को विश्वास था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन की शक्ति खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने नए दल के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया और जिसमें उनके राजनीतिक विचारों का सार माना जाता है कि उनके राजनीतिक विचारों का सार उनके दलीय कार्यक्रम में है। और यह कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस की जो फेमस बुक है उसमें दिया गया है, जिस बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ये बुक उन्होंने लिखी थी। इस बुक में उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो दल है जनता अथवा किसानों और मजदूरों के हितों का समर्थन करेगा, ना कि पूंजीपतियों के हितों का समर्थन करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो दल का कार्यक्रम है इसमें दूसरी बात कही है कि जनता की पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति के लिए कार्य करेगा। उसके बाद है दल अंतिम उद्देश्य के रूप में संघात्मक शासन का भी समर्थन करेगा और जो दल को राजकीय नियोजन की सुदृढ़ और समुचित व्यवस्था में विश्वास होगा। तो इसलिए उन्होंने देश के खेतीहर तथा औद्योगिक जीवन का पुनर्संगठन करने के लिए दल को राजकीय नियोजन की व्यवस्था में विश्वास करने की बात की है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो दल होगा, नया दल होगा, वो सामाजिक व्यवस्था का उन पुराने गांव समाजों के आधार पर निर्माण करने का प्रयत्न करेगा जिनमें गांव पंच शासन करते थे। और इसके अलावा यह दल जाति जैसी वर्तमान सामाजिक दीवारों को भी गिराने की कोशिश करेगा। और दल आधुनिक समाज में प्रचलित सिद्धांत और प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए एक नई मुद्रा व्यवस्था की स्थापना करने की भी कोशिश करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने पार्टी प्रोग्राम्स की बात की है। उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि जो पार्टी है वो जमींदार प्रथा का उन्मूलन करने की बात करेगी और एक सी भूमि व्यवस्था कायम करने की भी कोशिश करेगा दल। और उन्होंने कहा कि जब भारतवासी स्वतंत्र हो जाएंगे तो उन्हें पूरी तरीके से अपने साधनों पर ही निर्भर रहना होगा और उस समय देश की एकता को कायम रखने और अराजकता को रोकने का एकमात्र साधन यही होगा। तो इसलिए उन्होंने
दल के बारे में, दल की जो पार्टी प्रोग्राम्स हैं ये उन्होंने इस तरीके से बताए हैं। तो इस दल के प्रोग्राम्स के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए जो पार्टी है वो अपने आंदोलनों को भारत के भीतर तक ही सीमित नहीं रखेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कार्यक्रम को, अपने आंदोलनों का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि दल सब उग्रवादी संगठनों को एक राष्ट्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत संगठित करने का भी प्रयत्न करेगा। तो इस आधार पर उन्होंने अपना पार्टी प्रोग्राम बताया है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका गठन। कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़ने के बाद मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया राजनीतिक दल स्थापित किया था और इस दल का उद्देश्य था अहिंसावादी चक्कर में ना पड़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के काम में लग जाना। तो जनवरी 1941 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं। उन सिद्धांतों में सबसे पहली बात है एक पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता। दूसरी बात है कि आधुनिक ढंग का समाजवादी राज्य है। तीसरा उन्होंने कहा है कि आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर उत्पादन। और चौथा उन्होंने कहा है कि उत्पादन और वितरण दोनों का सामाजिक स्वामित्व तथा नियंत्रण। पांचवा उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को धार्मिक पूजा पाठ में स्वतंत्रता और हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि हर वर्ग को भाषा, विषयक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता। और नेक्स्ट उन्होंने बात की है समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करना ताकि नवीन स्वतंत्र भारत का निर्माण किया जा सके। तो ये उनके फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ सिद्धांत थे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज जिसे कह सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के माध्यम से ही सुभाष चंद्र बोस ने देश के नवयुवकों में क्रांति की भावना का संचार किया और जून 1940 में उनकी मुलाकात वीर सावरकर से हुई और उन्होंने वीर सावरकर से कहा कि वे कलकत्ता में जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ से अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ हटाने का आंदोलन छेड़ने को बहुत ही बेचैन है, बहुत ही उत्सुक है। तो सावरकर ने उनको छोटे छोटे आंदोलन के चक्कर में ना पड़कर उनको भारत से बाहर जाकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में सलाह दी। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी ने को वीर सावरकर जी का जो क्रांतिकारी परामर्श था वो बहुत ही पसंद आया और सुभाष चंद्र बोस जी सरकार की नज़रों में धूल झोंक कर काबुल पहुंच गए और जर्मनी से हिटलर ने उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया और जो भारतीय सैनिक जर्मनी और इटली के हाथों में पड़ गए थे उन सबको मिलाकर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नई मुक्ति सेना बनाई जिसका कार्यालय ड्रेसडेन जर्मनी में रखा गया। दिसंबर 1941 में जापान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सन 1942 में टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज के गठन की घोषणा कर दी गई जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा भारतीय सैनिक भर्ती हुए। और जून 1943 में बोस ने टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेज़ों से आशा करना बेकार है, वे अपने साम्राज्य को स्वयं नष्ट कर देंगे और हमें स्वयं भारत के भीतर से और भारत के बाहर से भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज के जो सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई और बहुत सारे देशों ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता भी दे दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस इन द्वीपों में आए और उन्होंने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का झंडा भी फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर भयानक आक्रमण कर दिया और बहुत सारे भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। लेकिन 22 सितंबर 1944 को सुभाष ने शहीदी दिवस भी मनाया और अपने सैनिकों को कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है,
तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ। यह है उनका यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है, ऐसा उनका मानना था और ऐसे शब्दों में उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित कहा। परंतु धीरे धीरे युद्ध का पासा पलट गया और जर्मनी ने हार मान ली और अगस्त 1945 में जापान ने भी घुटने टेक दिए। जापान के अधीन जो भी देश थे वो फिर से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चले गए और सुभाष जी को टोक्यो की तरफ भागना पड़ा और इसी बीच हवाई दुर्घटना में उनका देहांत हो गया 1945 में। तो इस आधार पर उनके जो है राजनीतिक विचारों की बात की जाती है। इसके बाद हम एक बात करते हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस जी एक फांसीवादी थे। सुभाष चंद्र बोस जी के अगर विचारों की अगर हम बात करें और देखकर कहा जा सकता है कि वो फांसीवादी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवादी अधिनायकों के जो तरीके थे उनके प्रति उनका भावनात्मक झुकाव भी था और वो देश की आज़ादी के लिए हिंसात्मक तरीकों में विश्वास करते थे। इसलिए महायुद्ध के दौरान उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था और विश्व के अनेक देशों में स्वाधीनता के लिए उन्होंने हिंसात्मक संघर्ष भी चलाए थे और हिंसा पर फांसीवादी का कोई एकाधिकार नहीं है। बॉस का हिंसात्मक संघर्ष तो इसलिए फांसीवादी जान पड़ा क्योंकि उन्होंने यूरोप और एशिया की फांसीवादी शक्तियों से सशस्त्र सहायता ली थी। नेताजी की उपाधि उन्होंने ग्रहण की जो कि जर्मन शब्द फ्यूरर का संस्कृत और हिंदी पर्यायवाची है, परंतु बोस को फांसीवादी के अतिवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। वो इस तरीके के फासिस्टवादी नहीं थे, इस तरह के फासिस्ट नहीं थे जिस तरीके से एक फांसीवाद अतिवाद में विश्वास करता है, ऐसे सिद्धांतों में उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने साम्राज्यवादी भावना का कभी भी समर्थन नहीं किया और ना ही किसी नस्लवाद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को माना जो कि फांसीवादी मानते हैं। उन्होंने फांसीवादी दर्शन के कुछ राजनीतिक सिद्धांतों में भी उनका विश्वास नहीं था। वो देश के बाहर भारत के लिए मित्रों की खोज करने और ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से सशस्त्र सहायता लेने गए थे और उन्होंने देश की खातिर फासिस्टों से नाजियों से भी सहायता लेने को तत्परता दिखाई, परंतु वो वास्तव में फासिस्ट नहीं थे क्योंकि उनका फांसीवादी सिद्धांतों में पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम बात करेंगे कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसमें हम कह सकते हैं कि उनका सुभाष चंद्र बोस जी का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान था और उनकी क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उनके सामाजिक विचार क्या थे और इसी तरह के इनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना, इनसे संबंधित क्वेश्चंस। तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के सामाजिक और राजनीतिक विचार थे और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।